नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पर हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चनों को डिस्कशन कर रहे थे जो भारत स्किल के पेपर सेट को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम सॉल्व करेंगे पेपर सेट ग्रुप 4 लेवल 1 से। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 2.5 अपॉन 18 एक्सप्रेशन के उत्तर को दशमलव के 4 स्थानों तक ढूंढें। इसे हम सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए, तो 25 प्लस 1.5 प्लस 2.5 अपॉन 18, तो इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे इंटू है, क्या है इंटू, तो इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड मॉस पे जाएंगे। पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इसको 15 पना 75 पॉइंट और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 और प्लस यहाँ से इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 5 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 से काटो, 5 3 15 और 5 6 का 30, तो 5/36। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका आंसर आएगा 37.6388। तो ये यहाँ पे सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंपल था, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2। दिखाई गई आकृति में लिंक में मैकेनिज्म में स्वतंत्रता या फ्रीडम की डिग्री क्या होगी। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, क्या होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फार्मूला 3n-1 -2j -h। यहाँ पे 3n क्या है, n हमारा कितनी लिंक है, ये लिंक दी हुई है, लिंक की संख्या है। जे होता है ज्वाइंट, बाइनरी ज्वाइंट, और एच होता है हायर पेयर कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लिंक कितनी है, देखो ये फिक्स है तो ये 1 लिंक हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, लिंक की संख्या है 4, तो 4 -1 -2। जे ज्वाइंट्स कितने हैं, देखो एक ये ज्वाइंट्स 1, एक ये ज्वाइंट्स 2, एक ये ज्वाइंट्स 3, एक ये ज्वाइंट्स 4। ज्वाइंट्स कितने हो गए, यहाँ पे ज्वाइंट्स हो गए 4। और हायर पेयर यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हायर पेयर की संख्या 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 -8। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 1 आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना हो गया 1। आंसर नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गुड्स इफ द क्राफ्टमैन स्केल्स गुड्स फॉर Rs 450 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। तो कह रहा है यदि कोई क्राफ्ट्समैन 25% डिस्काउंट देने के बाद कोई चीज़ 450 रुपये में बेचता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई जो पहले क्या था, गुड्स था, वो कितने पे था 100 रुपीज़ का था स्टार्टिंग में। तो 100 में उसने मान लो सब कितना है, हमने मान लिया लेट क्या है, उसके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है 100 रुपीज़। और उसने क्या किया 25% डिस्काउंट दे दिया। तो 100 का यदि हम 25% निकालेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, इसको 25% जब इसको हम निकालेंगे 100 का तो 25 आएगा। तो 25 माइनस कर देंगे क्योंकि डिस्काउंट दिया है। तो 100 में से 25 माइनस जाएगा तो बचेगा कितना 75। अब ये जो 75 क्या है उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, और ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, उसके 450 के बराबर है। तो 450 के बराबर हो गई। तो 75 की वैल्यू किसके बराबर 450 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी 450/75। यहाँ पे से काटो, 15×5 = 15×3 = 45, 30 और 5 6 का 30, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। एक की 6 आ गई। तो हमने कितना माना है ओरिजिनल प्राइस 100,
तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करते तो 600 आ जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या निकल गया है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया है 600 रुपये। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति में केबल को मापने के लिए किस मापन परिमाण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कोई भी है, यदि उसमें मेजरिंग करना है, क्या करना है, केबल की क्या मापते हैं हम, लेंथ मापते हैं। तो लेंथ हम किससे मापेंगे, लंबाई, उसकी हम क्या मापते हैं, किसी भी वायर हम लेते हैं तो वायर की क्या मापते हैं हम, लंबाई मापते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे क्या है, यदि वस्तु पर कार्य करने वाला शुद्ध बल 450 न्यूटन है, जो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर गतिवृद्धि एक्सेलरेट करता है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान निकालिए। तो देखिए बल बराबर फोर्स बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी m इंटू ए। तो यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, वैल्यू 450, m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू पूछ रहा है द्रव्यमान, और a की वैल्यू कितनी है 50। तो 50 से यहाँ से हम 5 जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करें तो 5 9 जा 45। तो m की जो वैल्यू आ गई कितने आ गई, 9 kg आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 9 kg। तो यहाँ पे आंसर नंबर कौन सही होगा, आंसर नंबर सही होगा 2, 9 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर पे देखिए क्या वह है, यदि मुक्त सभी आकृति बॉडी में दो बलों को दिखाया गया, यदि गेंद का वजन 4 kg है तो गेंद के त्वरण क्या होगा, गेंद का त्वरण निकालना। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्स दिखाए हुए हैं। देखिए फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है आपस में, एक तो प्लस होगा एक माइनस होगा, तो ये आपस में घट के जो आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी उतनी वैल्यू। तो इसका देखो यहाँ पे हम नेट फोर्स का जो फार्मूला लगाएंगे, नेट फोर्स वही F बराबर होगा m इंटू ए, वही मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 5, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, और 3 क्या उस डायरेक्शन, तो माइनस में आ जाएगा 3 इंटू m की वैल्यू कितनी दी है 4 kg, ए निकालना, तो 2 इंटू 4 इंटू ए, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 2, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो ये ए की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मास m1 m2 separated by distance 30 meter having their masses 20 kg and 30 kg respectively। क्या निकालना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए होता है g m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, तो g क्या है, g है हमारा, ये वैल्यू कितनी दी हुई है जी की 6.6726 इंटू 10⁻⁻11। m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 kg इंटू 20, और m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 kg, तो इंटू 30 अपान आर हमारा कितना दी हुई है, आर की वैल्यू दो डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 मीटर, तो 30 मीटर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो एक 30 से, तो ये 30 स्क्वायर तो खड़ गया, यहाँ पे 30 बचा, 30 से ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट दो तो 3 2 जा 6 पॉइंट, 3 2 जा 6, 3 3 जा, और 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, और 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस पॉइंट, और 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻11। तो ये आपका न्यूटन में वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें नंबर पे क्या कह रहा है, इन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का मतलब
झुका हुआ कोई भी एक प्लेन है दिखाया गया है। सोन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 70 जूल। कह रहा है इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, यहाँ पे टॉप पे 70 जूल है। तो बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु ए और बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात। देखो ये हमारी क्या है, बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन का मतलब बेस है। जब ये लाइन बेस है तो बेस से किसी ना किसी हाइट पे है, जब किसी ना किसी हाइट में है तब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी हुई है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट हैं ये कहाँ पे हैं, बेस पे ही हैं। तो बेस पे है तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू जीरो। और स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ये होता है यू बराबर एम जी एच। तो यानी स्थितिज ऊर्जा डायरेक्टली हाइट पे डिपेंड करती है। तो जब हाइट हमारी जीरो होगी तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, नीचे जीरो ही होगी। तो इसी वजह से ए पॉइंट और बी पॉइंट पे हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या 8 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आते हैं। क्या रहा है, इन प्रोपोर्शनैलिटी कर्व विथ अल्फाबेट डिस्क्राइब इल्ड पॉइंट। हमें इल्ड पॉइंट बताना है। ये जो 3 बिंदु दिए हुए हैं इनमें हमें क्या बताना है, इल्ड पॉइंट बताना है। इल्ड पॉइंट कौन होता है, तो देखो पहले हम तीनों पॉइंट को देख लेते हैं। ए जो होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट वह होता है जहाँ पे हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है जहाँ पे कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहाँ पे प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है उस बिंदु तक, जिस बिंदु तक लगता है उसे हुक्स लॉ लगता है। तो ये जो है प्रोपोर्शनल लिमिट है। बी क्या है, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। इलास्टिक लिमिट पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर हम कोई बल लगाएं किसी वस्तु में और उस बल को हटा लेने पर वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये जो सी है ये इल्ड पॉइंट है। इल्ड पॉइंट में होता है पदार्थ का वह पॉइंट या वह बिंदु, वह का वह बिंदु जहाँ पे हम उस वस्तु पर बल और अधिक लगाते हैं तो वो क्या होता है, वह अपने वास्तविक रूप पे नहीं आ पाती, यानी उसमें प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इल्ड पॉइंट कहते हैं। तो सी नंबर जो हमारा सी है वो क्या है, इल्ड पॉइंट है। तो सी क्या हो जाएगा, इल्ड पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहा है, देखो क्या व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो पूछ रहा है। व्हील एंड एक्सेल हैविंग व्हील डायमीटर 500 mm एंड एक्सियल डायमीटर 250 mm। जहाँ पर व्हील का डायमीटर 500 mm है और एक्सेल डायमीटर 250 mm है। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है डायमीटर ऑफ व्हील का डायमीटर अपॉन डायमीटर ऑफ एक्सियल। तो यहाँ पे व्हील का डायमीटर कितना है 500 mm और जो एक्सेल का डायमीटर है वो 250 mm। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इन अ फ्री बॉडी डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज। नेट फोर्स कितना होगा, तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो कितना 1200 न्यूटन नीचे लग रहा है, और जो एयर का है जो फोर्स है ऊपर की ओर कितना लगा 600 न्यूटन। इसको जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे, इनका माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1200 न्यूटन। नीचे की ओर ज़्यादा है तो नीचे की ओर 1200 और ऊपर की ओर कितना है 600। तो 1200 में 600 माइनस हो गया तो नीचे की ओर 600 बचेगा। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू सही होता है 600 न्यूटन डाउन नीचे की हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन 85/25। यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर क्लियर नहीं कहा कि उसने परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज इसका निकालेंगे तो अलग आएगा, लेकिन यहाँ पे यदि हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद 85/25 को सॉल्व करेंगे जो इसका मेन उद्देश्य है, तो क्या आएगा 25 3 जा 75 पॉइंट और यहाँ पे कितना बचेगा
10 बचेगा तो 100 हो जाएगा, तो 25 हो जा 100, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसमें क्या कह रहा है, देखो फाइंड द मीडियन, इसकी हमें क्या निकालना, मीडियन वैल्यू निकाल। तो देखो मीडियन वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें क्या करते हैं, इनको अवोही या अवोही क्रम पे इनको सेट कर लेते हैं। तो पर सेट करने के बाद फिर क्या करने हैं, इनकी हम बीच वाली यदि हमारा सम संख्या है तो बीच की दो वैल्यू को लेके उनका एवरेज निकाल देते हैं, तो क्या होता है वहाँ से हमें मीडियन निकला। तो पहले देखो हम इसको लिखते हैं, तो अवोही क्रम में लिखते हैं। पहले देखो ना, पहले 2, फिर 3, फिर 4, 7, 9, 10, 23, 38, कितनी 10 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 है। तो अब देखिए सम है, तो सम में है तो हम इसमें क्या लेंगे, बीच की दो संख्या लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम 5 6 दो संख्याएं लेंगे, तो इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो हम देखो 9 + 10/2, तो यहाँ पे से सॉल्व करेंगे तो 19/2, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 9.8। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 9.5, सॉरी क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 9.5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये तो अधूरा क्वेश्चन है, इसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15 पे। 15 में देखो कह रहा है, व्हाट विल द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इफ करंट अक्रॉस 40 ओम रजिस्टर इज 2.5 एम्पियर। कह रहा है प्रतिरोध, जहाँ पे 40 ओम का प्रतिरोध है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है 40 ओम, विद्युत धारा कितनी है, आई की वैल्यू क्या है 2.5 एम्पियर, और जो पावर हमें निकालना है कि पावर कितना होगा। तो पावर के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है I² R, ठीक है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 2.5 का होल स्क्वायर इंटू 40। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इंटू 40। तो इसे सॉल्व करो तो 4 5 20 और 2 4 दूनी 8 2 10, मतलब 1 4 6 24 1 25, 1 जीरो। यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 250 वाट हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको देखना कौन सा सही है। देखो एक माइक्रोन बराबर 0.01 mm, नहीं ये गलत है, पहला ही गलत है, दूसरे पे क्या जाना। यहाँ पे दूसरे पे आओ, एक माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है 0.001 mm, चलिए ये सही है। सेकेंड पे आओ, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस, नहीं ये भी गलत है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है केल्विन होती है। तो चलिए अब तीसरे पे आते हैं, एक माइक्रोन की वैल्यू 0.001 mm सही है, और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन ये भी सही है। ठीक है, तो इसके दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड। तो देखिए तो क्या कहते हैं उसको, मैग नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग नंबर। मैग नंबर का ही फार्मूला होता है कि क्या कहती है, वस्तु की गति का, वस्तु की गति क्या कहते हैं, वस्तु की गति, यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन सराउंडिंग। जो साउंड की स्पीड है वो बॉडी में कितनी है और सराउंडिंग में कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड इन सराउंडिंग, यानी एयर, सराउंडिंग में एयर ले लो या सराउंडिंग जो भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मैग नंबर ये मैग नंबर का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए क्या रहा है, एरर इन मेजरमेंट इज डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टू रीडिंग, पैरेलैक्स एरर इन रीडिंग ऑन एंगल एनालॉग स्केल कम्स अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ।
तो देखो जहाँ पे एरर ऑफ मेजरमेंट क्या हो, मैनुअल जब हम रीडिंग करते हैं वहाँ पे जब गलती होती है तो उस गलती को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर। क्या कहते हैं? ग्रॉस एरर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? ये क्या होता है? ये जैसे इन्वायरमेंटल एरर हो गया या इंस्ट्रूमेंट पहले से ही कोई एरर है, तो जो पहले से ही कुछ इफेक्ट डालते हैं जिन, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर जो अचानक से जिनको हमें पता नहीं होता वो एरर आ जाती है, उनको एरर हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, तो और जो मैनुअल चेक करने में जो एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, वो कौन सा है? गॉस एरर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 पे देखो कह रहा है किसी भी गोलाकार पथ में चलने वाली किसी भी चीज को एक केंद्रगामी बल द्वारा कार्य किए जाना चाहिए जो वस्तु का, तो वो क्या कैसे बहती है? देखो कोई हम कह रहा है एनीथिंग दैट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मस्ट बी एक्टेड बाय ए सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स का मतलब होता है कहाँ पे लगता है? केंद्र की ओर जो बल लगता है। तो केंद्र की ओर जो बल लगता है वो कैसा लगता है? वृत्त जो परिधि होती है उसके क्या होता है? लंबवत होता है। तो यहाँ पे कितना बनाता है वो? 90 डिग्री इस तरीके से लगेगा। तो वही कह रहा है, तो किस दिशा में लगता है? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 में क्या कह रहा है? द डैश इज पॉइंट डिफाइनिंग द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु का ज्यामितीय केंद्र किसको कहता है? ज्यामितीय केंद्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। जहाँ पे सारा भाव जहाँ जिस बिंदु पे काम करता है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल हो एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।